अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विशाल। आज हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, विच इज़ अबाउट शील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली शील्डिंग होता है क्या, लेकिन उससे पहले आपको जो पिछला लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको अब्जॉर्प्शन और रेजोनेंस के बारे में बताया था, उसके बारे में हम ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ शील्डिंग, हमारे पास एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट जो है किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कैसे होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टर्म्स के हमारे पास किस तरह इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट के जो प्रोटॉन है वो मोर शील्डेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पुअर इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास वहाँ के जो प्रोटॉन्स हैं वो लेस शील्डेड होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंटल इफेक्ट कि हमारे पास क्या वजह है कि हमारे पास एक प्रोटॉन का जो एनएमआर स्पेक्ट्रो के अंदर पीक है वो किसी और पॉइंट पे आ रही होती है और दूसरे की डिफरेंट आ रही होती है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि तमाम प्रोटॉन क्योंकि एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे लगते हैं, प्रोटॉन के पास एक उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन सबको एक ही तरह का एनएमआर स्पेक्ट्रा दिखाना चाहिए और एक ही फ्रीक्वेंसी पे जो है वो क्या रेजोनेंस शो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स कि हमारे पास क्यों एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड से वैल्यू डिफर करती है और वो दूसरे किसी और जगह पे जो है अपनी पीक शो करता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट रेफरेंस कंपाउंड कि हमारे पास रेफरेंस कंपाउंड क्या होता है एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर, किससे हम कंपेयर करने जा रहे होते हैं। अभी आपको ये चीज़ें शायद समझ ना आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन आपको जब चीज़ें समझ आती रहेंगी तो आपके लिए नेक्स्ट समझना भी आसान हो जाएगा। एंड देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल शिफ्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने पहले अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, एक्चुअली हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमिना होता कैसे है, फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पहले हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन हम शील्डिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे पास होता है क्या, मैंने आपको बताया कि जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास है यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है अपवर्ड। अब क्या करेगा, जो आपका आपने कोई भी प्रोटॉन जिसको स्टडी करना है उसको अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो क्या करेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा विद मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास वो प्रिसीजन शो करना शुरू कर देगा। प्रिसीजन मैंने आपको क्या बताया था कि वो हमारे पास जैसे एक तो होती है अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है मोशन, लेकिन एक यूँ होता है कि हमारे पास ये इस टाइप का जो है वो मोशन जो है वो शो कर देता है, जिसको प्रिसीजन कहते हैं, और इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि डिपेंड करती है अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे जो चीज़ प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है, एक्चुअली ये डिसाइड करेगी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही होगी। मैं दोबारा बताती हूँ। एक्चुअली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और ये प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो है डिसाइड करती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर अब्जॉर्ब होगी जो कि इसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जाएगी। अब यहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज इसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 60 मेगाहर्ट्ज। इट मीन्स कि हमारे पास इतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये अब्जॉर्ब करके रेजोनेंस दिखाएगा। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी दी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 60 मेगाहर्ट्ज। और 60 मेगाहर्ट्ज की रेडिएशन जो है अब्जॉर्ब करेगा आपका प्रोटॉन, एज ए रिजल्ट वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। और यही हमारे पास ये जो अगेंस्ट जाना है एज ए रिजल्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, इट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि रेजोनेंस के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि अलोंग द फील्ड प्रिसीजन करता हुआ जो आपका है प्रोटॉन, वो क्या करता है, अगेंस्ट द फील्ड चला जाता है। अब यहाँ पे ये जो स्टेट होती है ये होती है हमारे पास अल्फा स्पिन स्टेट, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेट है ये कहलाती है अल्फा स्पिन स्टेट, और ये जो अगेंस्ट द फील्ड होती है ये कहलाती है बीटा स्पिन स्टेट, ठीक है। अब अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट के अंदर जाने के लिए क्या एक हमने फ्रीक्वेंसी की जो है वो ऑब्जर्व करवाई, ठीक है, एक रेडिएशन जो ऑब्जर्व करवाई, और इसकी ऑब्वियसली अगर इसके पास फ्रीक्वेंसी है तो इट मीन्स कि इसके पास एनर्जी भी है। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन अब्जॉर्व करना पड़ेगी, यानी उसकी एनर्जी भी हायर होगी। इट मीन्स कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से अल्फा से बीटा स्पिन स्टेट में चेंज होना मुश्किल होता जाएगा, यानी हमारे पास ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इट मीन्स कि हमारे पास अल्फा, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो लाइन है वो शो करिए अल्फा स्टेट और ये हमारे पास शो करिए बीटा स्टेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास 300 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़
तब होती है जब अल्फा और बीटा के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। और जब हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो हमें 60 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। बिकॉज जैसे जैसे अल्फा और बीटा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, अल्फा और बीटा के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता जाता है। यानी हमारे पास इनडायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करने से आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्पेस के दरमियान स्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब इन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी की रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करना पड़ेगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो फिर ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी जो प्रोटोन है वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट शील्डिंग। ये हमारे पास बेसिक ये था कि हमारे पास क्या हुआ, अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट के अंदर जाना, और वो तब जाएगा जब उसे और डिपेंड करेगा अपॉन दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोटॉन कंसीडर कर लिया। ठीक है, उस प्रोटॉन के गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये मैंने आपको बताया था कि इस प्रोटॉन ने क्या कर लेना है, अपने आप, ये हमारे पास जो प्रोटॉन है उसने अपने आप को अलाइन कर लेना है विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसकी भी इस तरफ को डायरेक्शन है। तो हमारे पास क्या होगा, जो प्रोटॉन है उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूक्लियस जो होता है, कोई भी न्यूक्लियस है, उसकी गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा होगा। अब जैसे प्रोटॉन की बात कर रहे हो, ठीक है, प्रोटॉन के गिर्द हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की भी तो अपनी मोशन है। ठीक है, ये भी मूव कर रहा है और इसकी वजह से भी इसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कोई भी मूविंग चार्ज है, ठीक है, कोई भी मूविंग क्या है, चार्ज है, उसके अंदर चाहे वो पॉजिटिव है और चाहे वो नेगेटिव है, वो जब भी मूव कर रहा होता है तो उसने क्या करना होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होता है। सेम इट इज़ यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के इर्द गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन भी क्या प्रोड्यूस करेगा, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब होता कुछ यूँ है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हो तो प्रोटॉन जो है वो अलाइन कर लेता है, मोस्ट ऑफ द प्रोटॉन अलाइन कर लेते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड को विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर इसकी एन और एस ये मतलब हमारे पास डायरेक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये आपका एन टर्मिनल है और ये आपका एस टर्मिनल है। ठीक है, तो हमारे पास सेम इसी तरह ये भी अपने आप को अलाइन कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो है वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का जनरेट करते हैं कि वो अगेंस्ट द फील्ड होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन को वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसी की तरफ अलाइन किया हुआ है आपका न्यूक्लियस भी, और ये हमारे पास एक खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऊपर प्रिसीजन शो करता है और इस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी और ये अगेंस्ट द फील्ड जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ भी सिर्फ आपको एक प्रोटॉन रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको जब समझना है वो आसान हो जाए बेसिक लेवल पे। देन हम जब वो एक बड़े स्ट्रक्चर को देखेंगे और देखेंगे किस तरह एक न्यूक्लियस की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी दूसरे से डिफर करती है। अब हुआ कुछ यूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड ने जब इसके ऊपर इफेक्ट करना चाहा तो इसने जो है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट गया और अब इसका जो एक्सटर्नल का इफेक्ट था न्यूक्लियस के ऊपर उसे कम कर दिया। अब इसको अगर आप इजी टर्म में समझे तो आप इस तरह अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझना है तो आप यूँ भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज एक है हमारे पास ह्यूमन ए, उसका जो हमारे पास जो दुश्मन है वो है हमारे पास सी। ठीक है, लेकिन ए का फ्रेंड है हमारे पास बी। अब सी जो है वो इफेक्ट करना चाह रहा है बी ए को। ठीक है, सी क्या करना चाह रहा है, उसको नुकसान ए को पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन मिड में आपका बी आ गया। ठीक है, जो ए का फ्रेंड है, एज ए रिजल्ट जो उसने ए को इफेक्ट करना था सी ने वो नहीं कर पाएगा ड्यू टू हिंड्रेंस बाय बी। ठीक है, सेम इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज कि ये न्यूक्लियस है, इसका एक ये जो है वो एक्सटर्नल से इफेक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से जो कि उसके गिर्द हमारे पास एक उसने शील्ड बना लिया, उसने उसके गिर्द एक हिफाजती जो है वो आप कह सकते हैं कि एक हिफाजती दीवार या आप कह सकते हैं कि एक हिफाजती उसने शील्ड जो है वो जनरेट कर दी है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि ये इस न्यूक्लियस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कम से कम होगा। एज ए रिजल्ट हम क्या कहेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है उस वो क्या है, शील्डेड है बाय इलेक्ट्रॉन्स। यानी ए जो है वो शील्ड कर गया है बाय बी, यानी हमारे पास ए ने क्या किया, बी की वजह से वो शील्ड कर गया और वो सी हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ए हमारे पास आपका न्यूक्लियस है और बी जो है वो इसके गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो सेम इज द केस हियर, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियस का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
के साथ जो है लाइन हुआ हुआ है, और ये हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, लेकिन उसके लिए इसको फुल जो है उसके ऊपर इफेक्ट करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है हम उसको हिंडर कर रहे हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम सोच रहे थे कि लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हमारे पास एक सिंगल ये आपका प्रोटॉन अगर आप कंसीडर करो तो आपको हो गया 1 टेस्ला के करस्पॉन्डिंग ही ये फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसीजन शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो थोड़ी कम करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स के जो इफेक्टिव बी है, यानी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव हुआ है, जो इस पे असर किया है, वो कम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बी लोकल। और बी लोकल हमारे पास क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड आप माइनस कर दोगे तो आपके पास इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, शील्डिंग। और शील्डिंग किसने की, इलेक्ट्रॉन्स ने। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपके प्रोटॉन के इर्द गिर्द, इट मीन्स कि हमारे पास लोकल जो आपका ये है लोकल मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। ये चीज़ अगर इंक्रीज करेगी, ये चीज़ अगर इंक्रीज करेगी, एज ए रिजल्ट आपका क्या होगा, बी इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज करेगा। यानी हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन मोर शील्डेड होगा। यानी हमारे पास जितनी ज़्यादा जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट जाएगा, जितना बड़ा आपका बी की होगा, ठीक है, तो वो ए को उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास बी लोकल जितना ज़्यादा होगा, बी इफेक्टिव उतना ही कम होगा। इट मीन्स कि आपका जो प्रोटॉन है वो शील्डेड है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और इस टाइप की शील्डिंग कहलाती है डायमैग्नेटिक शील्डिंग, और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी भी कहते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स लाइक हमने देखी दो चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने से क्या हुआ, बी लोकल इंक्रीज हुआ, बी लोकल इंक्रीज करने से बी इफेक्टिव कम हुआ। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हेंस करने से आपका जो अप्लाई वो हमारे पास बी इफेक्टिव है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन रिच इन्वायरमेंट के अंदर प्रोटॉन जब वो ज़्यादा शील्डेड हुए होते हैं उनके, क्योंकि उनका बी लोकल जो है वो हायर होता है, और जब उनका बी लोकल उनका फ्रेंड जो है वो हाई स्ट्रेंथ का होगा तो वो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगा। सेम इज़ द केस फॉर इलेक्ट्रॉन पुअर इन्वायरमेंट। इलेक्ट्रॉन पुअर इन्वायरमेंट के अंदर वाइस वर्सा हो जाएगा कि हमारे पास वो जो प्रोटॉन है वो लेस शील्डेड होंगे। और आपको एक और बात मैं बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास जो मोर शील्डेड प्रोटॉन है, क्योंकि वो मोर शील्डेड है, इट मीन्स उनकी प्रिसियन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी। जब उनकी प्रिसियन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो वो जो है वो क्या करेंगे, लेस फ्रीक्वेंसी पे अपना जो है वो सिग्नल शो करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो मोर शील्डेड है वो लेस फ्रीक्वेंसी पे शो करेंगे, जो लेस शील्डेड है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू जो है वो शो करेंगे। अब एक हमारे पास जब फ्रीक्वेंसी की बात करें, एक होता है हमारे पास अप फील्ड और दूसरा होता है डाउन फील्ड। डाउन फील्ड जो है वो हायर वैल्यूज़ की बारे में कहा जाता है, और जो अप फील्ड है वो लोअर वैल्यूज़ के बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपके शील्डेड है वो लो फ्रीक्वेंसी पे प्रिसीजन शो करेंगे, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो है इनका मैग्नेटिक क्योंकि फील्ड लेस को सेंस कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे शो करेंगे। इट मीन्स कि ये अप फील्ड होंगे। लेकिन जो आपके डी शील्डेड न्यूक्लियाई हैं जिनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कम है, वो इलेक्ट्रॉन पुअर है, वो लेस शील्डेड होंगे, और वो डी शील्डेड न्यूक्लियाई कहलाएंगे, और वो हमारे पास जो है वो डाउन फील्ड शो होंगे। तो डेट इज़ द रीज़न कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक प्रोटॉन जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे मे बी दूर हो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ नियर बाई एटम। अगर वो उससे दूर होंगे तो ये हमारे पास लेस शील्डेड होगा। अगर वो उसके करीब होंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इतना नहीं है, यानी मिड में शेयर हुए हुए हैं या इसके करीब है, इट मीन्स वो मोर शील्डेड होगा। तो इसी बेस के ऊपर एक बड़े से फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन्स का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, और इस इन्वायरमेंट को हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, एथानॉल, ठीक है। अब एथानॉल के अंदर हमारे पास क्या है, हम इसको एथानॉल बना लेते हैं, ये प्रोपानॉल बन गया। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, एथानॉल, ठीक है। अब एथानॉल के अंदर आपको पता है 2 हाइड्रोजन इधर होते हैं और आपके पास 3 हाइड्रोजन इधर होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो आपके अकॉर्डिंग सारे तो है प्रोटॉन, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स है, और इस 6 प्रोटॉन्स को क्या करना चाहिए था आपके ख्याल से, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आइडिया ना होता तो आपने ये कहना था कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे की +1/2 स्टेट होती है और -1/2 स्टेट होती है, और इसके
अकॉर्डिंग हम इसकी यानी हमारे पास क्या है अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स है, तो सबकी जो अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स जो है वो सेम होनी चाहिए, और जब वो सेम होनी चाहिए तो उनकी प्रीसिजन फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। एज ए रिजल्ट हमारे पास वो रेजोनेंस भी सेम ही पॉइंट पे शो करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे आपका जो एथेनॉल है इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 इसके साथ और 1 इसके साथ। लेट्स सपोज आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर दी, ठीक है। अब अप्लाई करने पे क्या हुआ, सब ने अपने आप को अलाइन कर लिया विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सब ने क्या कर लिया, अलाइन कर लिया विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दी, प्रिसीजन शो करना शुरू कर दी। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है वो डालना शुरू कर दी। अब होता क्या है कि आप जो है वो रेडिएशन हल्के हल्के से इंक्रीज करते जा रहे होते हैं, मतलब पहले 30 मेगाहर्ट्ज की, फिर 40 की, 50 की, लाइक 30, 31, 32, इस तरह आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जा रहे होते हैं। अब होता कुछ ये कि एक पॉइंट पे आपको ये लग रहा होगा कि एक ही सिग्नल आ जाए, सारे के सारे एकदम से प्रिसीजन शो करें, और प्रिसीजन तो शो करें एकदम से, जो क्या अब्जॉर्प्शन शो करें, और सारे के सारे क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुछ यूं इनकी जो है वो डायरेक्शन हो जाए इनके मैग्नेटिक फील्ड की, और हमारे पास एक ही सिग्नल आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके कंसीडर करो, तो ये आपका अटैच है ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर क्लोज होंगे ऑक्सीजन के और मोर अवे होंगे फ्रॉम हाइड्रोजन। इट मीन्स कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या है, डी शील्डेड हुआ हुआ है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इससे दूर है, यानी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा गिरे हुए हैं, ठीक है, उसके पास ज़्यादा क्लोज है। इसी तरह हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज रिजल्ट हमारे पास इस CH2 की जो ये थोड़ा सा कम ये हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा डी शील्डेड है, और ये वाला जो है बहुत ही कम डी शील्डेड है। इट मीन्स कि हमारे पास जब 3 टाइप के सिग्नल्स होंगे, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स है, एक ये 3 प्रोटॉन एक ही टाइप के हैं, ठीक है, इनके ऊपर सेम ही इफेक्ट होगा। ये 2 प्रोटॉन एक टाइप के और एक ये प्रोटॉन एक टाइप के हैं, यानी हमारे पास कुछ 3 टाइप के सिग्नल्स होंगे। अगर हम इसको जस्ट सिंपली जो है वो शो करें, अभी मैं बताऊंगी कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ तक आप ये देखिए कि 3 टाइप के सिग्नल्स होंगे। अभी वो कुछ इनमें डबलेट होंगे, कुछ ट्रिपलेट होंगे, वो बात की बात है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि 3 जगह पे आपके सिग्नल्स जो है वो शो होंगे, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच था ना प्रोटॉन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, ये सबसे ज़्यादा डी शील्डेड है। और ये सबसे ज़्यादा डी शील्डेड है, तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि जो डी शील्डेड है वो क्या होता है, डाउन फील्ड शो होता है। तो मे बी कि जो सबसे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आपकी पीक आ रही है वो आ रही हो OH की वजह से, यानी O ऑक्सीजन के साथ अटैच हाइड्रोजन का आ रहा हो। लेकिन जो CH2 है वो क्योंकि थोड़ा सा जो है वो इस CH3 की निस्बत कम डी शील्डेड है, कम शील्डेड है। इट मीन्स कि हमारे पास इसकी जो पीक है वो यहाँ पे शो होगी, और सबसे ज़्यादा जो शील्डेड है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे होगी, क्योंकि इसके ऊपर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट बहुत ही कम है। इट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन फिर भी ऑलमोस्ट इसके पास ही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो शील्डिंग ज़्यादा हुई, और शील्डिंग ज़्यादा हुई तो ये अपफील्ड शो करेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीजन का इफेक्ट भी है, लेकिन हाइड्रोजन इस वाले पे ज़्यादा है, तो ये हमारे पास डाउन फील्ड होगा। CH2 के हाइड्रोजन शो होंगे हमारे पास मिडवे, और ये जो आपके 3 हाइड्रोजन है इनकी पीक शो होगी यहाँ पे, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाओगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा शील्डेड है ये, ठीक है। इट मीन्स कि इसकी प्रीसीजन जो है, इसकी प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी कम होगी, यानी ओमेगा जो है वो छोटा होगा। इट मीन्स ये कम फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन जो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी पे ये रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक पीक शो हो जाएगी। देन हमारे पास आप इंक्रीज करते जा रहे हो, देन ये शो करेगा एट एंड, ये हमारे पास शो कर देगा प्रीसीजन यानी अब्जॉर्प्शन का फिनोमिना जो है शो कर देगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो कर देगा। तो इट मीन्स के इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम, कि हमारे पास कौन सा जो प्रोटॉन है वो जल्दी वो हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा और कौन सा लेट करेगा। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, उनका डिफरेंट इन्वायरमेंट होने की वजह से वो डिफरेंट जगह पे सिग्नल्स देते हैं, और इसी सिग्नल की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन्वायरमेंट के अंदर आपका प्रोटॉन रह रहा है।
अब मैंने 3 यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हैं, एक क्लोरोमीथेन, ब्रोमो और आयोडोमीथेन। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको पता होगा कि सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की होती है, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे थोड़ा सा कम हमारे पास ब्रोमीन होता है और सबसे कम आपके पास आयोडीन होता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स जो डेंसिटी है वो क्लोरीन के केस में हमारे पास ज़्यादा है टुवर्ड्स क्लोरीन। एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रोटॉन की जो डी शील्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है। इसके केस में थोड़ी सी कम है, यानी हमारे पास अगर मैं इसको नाम दूं ए का, इसको मैं कह दूं बी है, मोलिकुलर इसको कह दूं मैं सी है। इट मीन्स कि ए के अंदर हमारे पास डी शील्डिंग सबसे ज़्यादा है, देन कम्स बी एंड देन कम सी, यानी हमारे पास सी सबसे ज़्यादा शील्डेड है। इट मीन्स कि हमारे पास जो आयोडोमीथेन है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शील्डेड है, तो ये क्या करेगा, डाउन, ये हमारे पास अप फील्ड जो है वो अपनी जो पीक है वो शो करेगा इस साइड पे, क्योंकि शील्डेड है तो अप फील्ड शो करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका ब्रोमीन जो है, ब्रोमोमीथेन जो है वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा आयोडोमीथेन से जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अपना शो करेगा, यानी थोड़ा सा डाउन फील्ड जाएगा। और जो क्लोरा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, तो ये मोर डाउन फील्ड होगा एज कम्पेयर टू आयोडोमीथेन। इट मीन्स कि हम इन वैल्यूज़ को देखते हुए कि हमारे पास जो है वो कहाँ पे ये पीक शो कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे रेडिएशन अब्जॉर्व कर रहा है, उसकी बेस पे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इट मीन्स कि हम जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं, यानी आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, तो जो समझनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट समझने पड़ेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि एनएमआर के अंदर ये डिफरेंट जगह पे वो सिग्नल शो कर रहा था, ये क्लोरो वाला है, पे ब्रोमो और आयोडो। अब होता है कुछ नहीं कि आप इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करें ना कि किस फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जॉर्व करा है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। यानी आपने एक दफ़ा क्लोरो की, एक दफ़ा ब्रोमो की, एक दफ़ा आयोडो की। तो इसलिए हम जिस तरह कार्बन 13 की बेस पे हम मोलिकुलर वेट जो मेजर कर रहे होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास मेजर कर रहे होते हैं, सेम इज द केस विद दिस वन। तो हम जो है वो एनएमआर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, एनएमआर के अंदर हम एक रेफरेंस पॉइंट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं वैल्यू को। इस रेफरेंस कंपाउंड को जो हम सिलेक्ट करते हैं वो होता है टेट्रामिथाइलसिलेन, जिसे आप टीएमएस भी कहते हैं। अब टीएमएस क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास टीएमएस है वो टेट्रामिथाइलसिलेन है। टेट्रामिथाइलसिलेन का क्या काम होता है, इसको भी आप लेते हो मशीन के अंदर एज ए रेफरेंस, ठीक है, और अपना कंपाउंड भी डालते हो। अब जो कंपाउंड जो है जिसमें लेट्स सपोज आपने प्रोटॉन की एनएमआर का एक स्पेक्ट्रा निकालना है, तो उस स्पेक्ट्रम के अंदर आपकी जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी उसको कंपेयर किया जाएगा विद टेट्रामिथाइलसिलेन। अब टेट्रामिथाइलसिलेन जो है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट समझी जाती है 0 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, यानी हमारे पास इसकी वैल्यू क्लोज टू 0 है, ठीक है। एज रिजल्ट क्या होता है कि कोई भी जो वैल्यू आती है वो हम क्या इसको देखते हैं कि 0 से वो कितनी दूर है, यानी उसका जो डिफरेंस है ना दोनों का डिस्टेंस का। यानी हमारे पास अगर ये ग्राफ है तो ये आपका टीएमएस की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, उसका सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। तो आप अगर क्लोरोमीथेन का लगा रहे हैं तो उसका यहाँ पे आ रहा है, तो आप इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो कैलकुलेट करते हो और आप इसको एक वैल्यू साइन कर देते हो कि इसका यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसको एज ए रेफरेंस कंपाउंड क्यों सिलेक्ट किया, मेन क्वेश्चन ये आता है। अब इसको क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके सारे मिथाइल ग्रुप सेम ही इन्वायरमेंट में, यानी हमारे पास ये आपका है सिलिकॉन, और इसके जो है वो 12 इसके पास है प्रोटॉन टेट्रामिथाइलसिलेन के पास, और 12 के 12 जो है वो हमारे पास सेम इन्वायरमेंट है, सारे जो है एक ही कार्बन CH3 की फॉर्म में है, ठीक है। हमारे पास एक कार्बन के साथ अटैच है, जो कार्बन फर्दर सिलिकॉन के साथ अटैच है। इट मीन्स कि हमारे पास 12 के 12 जो प्रोटॉन है वो एक ही केमिकल इन्वायरमेंट रखते हैं, और 12 के 12 जो है वो ज़्यादा शील्डेड है। वाई, बिकॉज सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब कार्बन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट मीन्स के प्रोटॉन सिलिकॉन के तरफ नहीं है ज़्यादा, बल्कि ये CH3 और सिलिकॉन का ऑलमोस्ट मिडवे है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने शील्ड किया होता है प्रोटॉन्स को, यहाँ पे भी शील्डिंग है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। एज ए रिजल्ट शील्डिंग ज़्यादा है, शील्डिंग ज़्यादा हो गई तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास अपफील्ड में वैल्यू शो करेंगे जो कि होती है क्लोज टू 0। एज ए रिजल्ट इसको हम रेफरेंस कंपाउंड शो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके एनएमआर में सिंगल जो है वो पीक शो होती है। अभी आप आगे पीक्स के बारे में देखेंगे ना, फिर आपको आइडिया होगा कि सिंगल कब होगी, डबल कब होगी, ट्रिपल की होगी, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आप ये देखेंगे क्योंकि सबका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो ये सिंगल ही पीक शो करते हैं, क्योंकि इसके तमाम प्रोटॉन्स जो है वो इक्विवेलेंट है। अब हमारे पास टीएमएस का के अंदर क्या होता है कि टीएमएस को एज ए रेफरेंस लिया हुआ है,
तो उससे आपकी जो वैल्यू है आप मेजर कर रहे होते अपने सैंपल की, जैसे ए के अंदर प्रोटॉन है लेट्स सपोज 3 और 3 के 3 एक सिग्नल शो कर रहे हैं क्योंकि उसमें एक ही टाइप के प्रोटॉन है। अब इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि 1.41 टेस्ला अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने जो है अप्लाई किया, एज रिजल्ट वो 60 मेगाहर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो वो है वो दे रहा है, ठीक है, रेजोनेंस शो कर रहा है। 2.35 टेस्ला के ऊपर वो 100 पे कर रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले कम था 60 मेगाहर्ट्ज और 1.41 टेस्ला की वैल्यूज़ की इसके ऊपर थोड़ा था, लेकिन बाद में ज़्यादा हो गया। अब मसला क्या बनता है कि लेट्स सपोज CH3BR है, ठीक है, CH3BR की जो आपने है वो NMR स्पेक्ट्रा निकाला 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने निकाला। इसी तरह आपने 100 मेगाहर्ट्ज पे निकाला। अब साइंटिस्ट ने क्या करना है, उन्होंने कंपेयर करना है कि हमने जो एक साइंटिस्ट ने निकाला CH3BR का जो कि रेफरेंस था 60 मेगाहर्ट्ज पे 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को यूज़ करके, और दूसरे ने जो है वो बनाया, नया सिंथेसाइज किया और उसने 2.35 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एक जो स्पेक्ट्रा निकाल दिया। अब जब वो डिफरेंस नोट करने लगे तो एक का डिफरेंस थोड़ा था, दूसरे का ज़्यादा था। इट मीन्स कि वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए, वाकई CH3BR बना भी है या नहीं है, यानी उन्होंने NMR से आइडेंटिफाई करना था लेकिन वो कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इट मीन्स कि हमें कोई ऐसा यूनिट भी चाहिए जिसमें हम एक दूसरे को कंपेयर कर सके, चाहे वो 60 मेगाहर्ट्ज पे बनाया जाए चाहे वो 100 मेगाहर्ट्ज पे, लेकिन उन दोनों को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। उसके लिए हमने क्या एक टर्म न्यू निकाली जिसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट के अंदर एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 1.41 टेस्ला के ऊपर 60 मेगाहर्ट्ज, 2.35 टेस्ला के ऊपर 100 मेगाहर्ट्ज। तो पता चला कि 100 मेगाहर्ट्ज को 60 पे डिवाइड करें, यानी हमारे पास दी रेशियो क्या है, किसकी, फ्रीक्वेंसी की जो रेशियो है इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड रेशियो विच इज इक्वल टू 5/3। इट मीन्स कि अगर आप क्या कर रहे हो, 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का और 2.35 टेस्ला यूज़ कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, एज ए रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि 5/3 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस होगा रेफरेंस से एज कम्पेयर टू 60 मेगाहर्ट्ज, यानी 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो ग्राफ आपको हासिल हुआ है उसका रेफरेंस से जो डिस्टेंस है वो 5/3 टाइम बढ़ा होगा 60 मेगाहर्ट्ज वाले में। इससे तो इशू होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि उस इशू से क्या जो है वो मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। तो एक नई टर्म निकाली केमिकल शिफ्ट की, विच इज शिफ्ट इन हर्ट्ज डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, यानी आपका जो शिफ्ट इन हर्ट्ज है यानी जो डिस्टेंस आया है उसको आपने डिवाइड करना है स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो कि मेगाहर्ट्ज में होती है। यानी लेट्स सपोज 100 मेगाहर्ट्ज है, उसके लिए आपकी जो शिफ्ट आया है वो 162 हर्ट्ज आया है या 122 हर्ट्ज आया है, ठीक है, उस 122 को डिवाइड कर देना 100 से। इसी तरह दूसरे में जो कंपाउंड का ज़्यादा बड़ी जो है वो मेगाहर्ट्ज पे निकाला उसको भी ऐसे ही करना है, तो एज ए रिजल्ट आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी और वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पे मैंने CH3BR लिया, अब इसको 60 मेगाहर्ट्ज पे हमने देखा तो उसका TMS से जो डिस्टेंस था वो 162 हर्ट्ज था और 100 मेगाहर्ट्ज पे था 270 हर्ट्ज। अब जब उन्होंने 162 डिवाइड बाय 60 मेगाहर्ट्ज यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकाली 60 मेगाहर्ट्ज के लिए और इसी तरह केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकाली 100 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो दोनों की वैल्यू सेम आई। इट मीन्स कि हमारे पास चाहे आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप 60 मेगाहर्ट्ज पे निकालो, 100 पे निकालो या 120 पे निकालो, किसी भी मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके निकाल रहे हो तो आपके पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम ही आएगी फॉर सेम कंपाउंड। इट मीन्स के नाउ इट इज़ अ कंपेरेबल, यानी अगर आप किसी साइंटिस्ट ने बनाया है CH3BR, उसने 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके बनाया तो वो इवन 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बना मतलब डिटेक्ट किया हुआ या उसको एनालाइज किया हुआ जो CH3BR है उसकी वैल्यू से कंपेयर कर सकता है क्योंकि दोनों का केमिकल शिफ्ट सेम है। तो वो केमिकल शिफ्ट की बेसिस पे डिसाइड करेगा कि CH3BR के अंदर प्रोटॉन यहाँ पे शो करे तो यहाँ पे ही करनी चाहिए थी, मेरा कंपाउंड ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो केमिकल शिफ्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अबाउट NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।